हेलो दोस्तों, स्पेस जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आपको ज्योग्राफी की क्लास में कई टॉपिक क्लियर करूंगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप का कारण क्या होता है। इस टॉपिक में हम यूपीएससी से लेकर पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस, इसके अलावा और सारे एग्जाम जो यूपीएससी लेवल के होते हैं उन सभी एग्जाम्स को हम क्लियर करेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको भूकंप के बारे में बता दूं, अर्थक्वेक किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं। तो वर्ल्ड में या विश्व में सबसे पहले भूकंप की डेफिनेशन देने वाला जो जियोलॉजिस्ट था, यानी कि भूवैज्ञानिक जो था, वह था वैगनर। याद रखिएगा, वैगनर साहब ने विश्व में सबसे पहले भूकंप की परिभाषा दी थी। उनके मुताबिक भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी कारणवश प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटनाओं के कारण जब पृथ्वी कंपन करती है, मूवमेंट करती है, तो उसी को हम भूकंप कहते हैं। यहां हमें समझना है कि भूकंप आने का कारण क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भूकंप को समझने से पहले कि हमारी जो अर्थ है वो पृथ्वी दो प्रकार से होती है। अगर आप समझेंगे तो एक पृथ्वी का आउटर भाग होता है और एक पृथ्वी का इनर भाग होता है। मैं डायग्राम के आपको थ्रू समझाऊंगा कि क्या इनर भाग होता है और क्या आउटर भाग होता है, आप समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो हमारी पृथ्वी दो प्रकार से है। एक पृथ्वी ऊपर भी है जिसे हम पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कहते हैं, और एक पृथ्वी हमारी अंदर भी है जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल अर्थ कहते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर को दोस्तों आप देखेंगे तो इस मार्कर का एक भाग ऊपर भी है और एक भाग इसके नीचे भी है। यानी कि आप देखेंगे किसी चीज के दो भाग होते हैं, एक आउटर और एक इनर। जैसे हमारा बॉडी होता है, हमारे बॉडी में भी एक देख सकते हैं आप ऊपर का पार्ट है और एक हमारी बॉडी में इंटरनल पार्ट है, जैसे कि लीवर, किडनी, हृदय, फेफड़े इत्यादि। ऐसे ही हमारी अर्थ भी होती है। हमारी पृथ्वी के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक पृथ्वी का आउटर, एक पृथ्वी का इनर। हमारी पृथ्वी पर भूकंप या सुनामी या ज्वालामुखी आने का जो मुख्य कारण होता है वो पृथ्वी का इंटरनल पार्ट होता है। आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो हमारी पृथ्वी के हम अगर अंदर जाते हैं, यानी कि हम अर्थ की खुदाई करते हैं, तो हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में तीन परतें प्राप्त होती हैं, जिसमें पहली परत जो मानी जाती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और दूसरी परत जो मानी जाती है उसे हम मेंटल कहते हैं, और तीसरी परत जो मानी जाती है उसे हम कोर कहते हैं। याद रखिएगा, पहली परत यानी कि ये ऊपर वाली परत जो होती है इसे हम कहते हैं क्रस्ट, फिर हम मेंटल और फिर हम कोर। यहां एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि लगभग आप समझ लेना कि लगभग 30-35 किलोमीटर तक की गहराई तक जो लेयर होती है उसे क्रस्ट कहते हैं, और 35 के बाद लगभग 200 तक का एरिया जोन ऑफ लो वेलोसिटी, यानी कि भूकंप की तरंगें वहां धीमी पड़ जाती है, इसलिए वह लगभग ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट का पार्ट होता है। और 200 से लेकर 2900 तक का पार्ट जो होता है वो मेंटल होता है, और लगभग 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक का जो पार्ट होता है उसे कोर कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारी पृथ्वी के अगर आंतरिक भाग में आप जाएंगे तो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। यानी हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अर्थ के केंद्र का। यदि आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे, यानी कि लास्ट बिंदु पर आप जाएंगे, तो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहां पाया जाता है। और इसके अलावा हमारी अर्थ के अंदर लगभग रासायनिक दृष्टि से 2 से 2500 प्रकार के, यानी कि 2 से 2500 प्रकार के रासायनिक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कोबाल्ट है, यूरेनियम है, थोरियम है इत्यादि। हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जिनके माध्यम से अगर वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। आप ये समझिए कि यूरेनियम और थोरियम इत्यादि ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में एनर्जी छोड़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा यूरेनियम और थोरियम को परमाणु जैसे बमों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि विस्फोटक पदार्थ होते हैं, और अर्थ के अंदर ये लाखों टनों में मौजूद हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपस में रिएक्शन करते होंगे तो कितनी मात्रा में ये एनर्जी मुक्त करते होंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा ये तो रही हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग की कहानी। मैं आपको पहले समझाऊंगा, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब हमारी पृथ्वी बनी थी, तो सबसे पहले पृथ्वी के बनने के बाद आपको बता दिया जाए, पूरी पृथ्वी पर न तो कोई महाद्वीप था, न कोई ओशियन यानी कि महासागर थे, केवल पूरी पृथ्वी पर एक ही पार्ट था जिसका नाम था पेंजिया। आपने पढ़ा होगा कि पूरी अर्थ का जो स्थलखंड का मतलब है कि हमारी पृथ्वी के दो भाग थे, एक जलीय भाग, एक स्थलीय भाग। स्थलीय भाग का मतलब होता है जिस पर आज महाद्वीप अवस्थित हैं, और जो पृथ्वी का स्थलीय भाग था उसे पेंजिया नाम दिया गया था, और जो पृथ्वी का जलीय भाग था उसे पैंथालासा कहा गया था, जो पृथ्वी के चारों तरफ पानी पानी अवस्थित था। माना ऐसा जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, चंद्रमा है।
वो चंद्रमा है, और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी का पेंजिया था वो दो भागों में बटा, यानी कि ये पहले पूरा पेंजिया था, पेंजिया का नॉर्थ साइड अर्थ मून के अट्रैक्शन फोर्स के कारण ऊपर की ओर अट्रैक्ट हुआ, इसलिए पेंजिया के दो भाग बने, एक लॉरेशिया एक गोंडवाना। ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमारी अर्थ का निर्माण जब हुआ तो वो पेंजिया के रूप में जानी गई, और पेंजिया के चारों तरफ पानी पानी अवस्थित था, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं जिसे पैंथालासा कहा गया, जिसे पैंथालासा कहा गया। फिर चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक कोई आकाशीय पिंड है, इसलिए चंद्रमा ने अपना अट्रैक्शन फोर्स अर्थ पर लगाया और अर्थ के पेंजिया को दो भागों में बांट दिया, एक नॉर्थ वाला जिसे लॉरेशिया कहा गया या अंगारा लैंड कहते हैं, और एक साउथ वाला जिसे गोंडवाना कहा गया। आपको समझना पड़ेगा, इसके अलावा ये लॉरेशिया और गोंडवाना ये आगे चलकर अलग अलग भागों में बटे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक लॉरेशिया था, एक गोंडवाना था, लेकिन आगे चलने के बाद कहानी ये हुई कि यही लॉरेशिया और गोंडवाना आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, इन महाद्वीपों में बटे। अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया ये तीनों के तीनों महाद्वीप, यानी कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीनों के तीनों महाद्वीप जो हैं वो कहीं ना कहीं लॉरेशिया का भाग हैं, यानी कि जो लॉरेशिया ऊपर वाला पार्ट था पेंजिया का, और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और अंटार्कटिका महाद्वीप, ये जो भाग हैं ये हमारी गोंडवाना के भाग हैं। आपको समझा दूं, गोंडवाना और लॉरेशिया ये कुछ नहीं है, पेंजिया के दो भाग हैं। पेंजिया जब पृथ्वी का शुरू में निर्माण हुआ था तो पृथ्वी के निर्माण में उस समय कोई महाद्वीप नहीं था, कुछ भी नहीं था, यानी कि संपूर्ण भाग को हम पेंजिया के नाम से जानते थे, ऐसा माना गया है। ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था वैगनर, जिन्होंने इस सिद्धांत का नाम दिया था महाद्वीप एवं महासागर का विस्थापन सिद्धांत। 1967 में इस सिद्धांत को दिया गया था। वैगनर साहब जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे, आपको ये मालूम होना चाहिए। आगे चलेंगे। अब दोस्तों एक बात बताइएगा, आप अच्छे से मेरे साथ एक एक चीज क्लियर समझिएगा। अगर मान लो मैं अपने अर्थ के 3 लेयरों की बात करूं, मैंने अभी आपको बताया हमारी पृथ्वी अंदर लगभग 3 परतों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आप बताइए, ये अगर हम पृथ्वी के 3 भागों को ले लें अंदर वालों को, तो पूरे पृथ्वी का जो धरातल है वो यहाँ है। स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा, इसी धरातल पर हमारे सभी महाद्वीप अवस्थित हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो या यूरोप हो या एशिया हो या अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या अंटार्कटिका हो, यानी कि ये भाग जो देख रहे हैं आप ऊपर वाला, ये भाग तो अंदर पृथ्वी का इंटरनल पार्ट है, जहां अंदर रासायनिक तत्व मौजूद हैं, जहां इंटरनल रासायनिक तत्व मौजूद हैं, जबकि ये धरातल वाला भाग है, ये सभी महाद्वीप अवस्थित हैं। यानी कि आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी के सभी जो महाद्वीप हैं ये पृथ्वी के किसी न किसी निचले भाग पर अवस्थित होंगे। एक बात बताइए, जब हम अपने घर में रोटी यानी कि खाना खाते हैं तो उस प्लेट पर हम अपनी रोटियां रखते हैं, सब्जी रखते हैं, यानी कि रोटी या सब्जी या कोई भी चीज आप खाने की रखते हैं तो वो थाली या प्लेट लेते हैं या तस्तरी लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया वो भी किसी चीज पर अवस्थित है। हम अपनी बात करें तो हम भी किसी चीज पर अवस्थित हैं, या घर की छत पर हों या सड़क पर हों या कहीं भी हो। ऐसे ही हमारी पृथ्वी जो है, जो अर्थ है हमारी, वो भी किसी चीज पर टिकी है, वो भी किसी चीज पर अवस्थित है, और उसी जिस चीज पर हमारी पृथ्वी टिकी है उसे ज्योग्राफी में कहा जाता है प्लेट। क्या कहा जाता है? प्लेट। आप नॉर्मल शब्दों में, अरे यार कौन सी कठिन चीज है, ये तो आसान सी चीज है, आप रोटी जिस पर रखते हैं प्लेट कहते हैं। हम जिस चीज पर अवस्थित होते हैं वो कोई न कोई धरातल का टुकड़ा होता है, छत हो, जमीन हो, सड़क हो, गाड़ी हो, XYZ। ऐसे ही पृथ्वी का एक बात बताइए, अगर मैं इस पृथ्वी को देखूं, अगर मैं इस पृथ्वी को देखूं, ये इंटरनल पार्ट हो गया, 3 लेयर हो गई, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो पृथ्वी का धरातल जो 7 महाद्वीप हैं वो इसी पर ही तो अवस्थित होंगे, राइट, क्योंकि ऊपर तो एटमॉस्फेयर है। तो यानी कि ये धरातल जो भी जहां अवस्थित है, जिस भाग पर अवस्थित है उसे प्लेट कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा ज्योग्राफी में माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर लगभग 5 किलोमीटर, यानी कि अगर पृथ्वी की खुदाई करें तो 5 किलोमीटर से लेकर लगभग 100 किलोमीटर तक, याद रखिएगा, लगभग 100 किलोमीटर तक, 5 से लेकर लगभग 100 किलोमीटर तक का जो इस तरीके से घूमता हुआ एक वर्ग स्क्वायर एरिया माना जाए, ये वाला जो एरिया है, यही एरिया प्लेट कहलाता है। यही दोस्तों प्लेट कहलाता है, यही प्यारे दोस्तों प्लेट कहलाता है। और इसी प्लेट पर हमारी अर्थ जो
पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसके धरातल पर जो भी कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस हैं, जो भी महाद्वीप एवं महासागर हैं, वो सभी के सभी लोकेटेड हैं, वे सभी के सभी अवस्थित हैं। यानी चाहे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो या साउथ अमेरिका महाद्वीप हो या अफ्रीका महाद्वीप हो या यूरोप महाद्वीप हो या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो या एशिया महाद्वीप हो या अंटार्कटिका महाद्वीप हो, वो सभी के सभी इस प्लेट पर यहाँ अवस्थित हैं, यहाँ अवस्थित हैं। याद रखिएगा। तो आप बता सकते हैं प्लेट क्या है? प्लेट कुछ नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो 5 किलोमीटर से लेकर लगभग 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है घूमता हुआ, वह पूरे धरातल, जिस पर धरातल टिका हुआ है, वह प्लेट कहलाता है। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग मॉर्गन, भूवैज्ञानिक मॉर्गन ने किया था, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देने वाला जियोलॉजिस्ट था हैरी हेस। याद रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी? हैरी हेस। जबकि प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला जियोलॉजिस्ट था मॉर्गन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया ये प्लेट पर पूरा धरातल टिका है। अब एक बात बताइए, पृथ्वी के अंदर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए लगभग 2 से 2,500 प्रकार के रासायनिक तत्व हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 2,500 प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं। आप अच्छे से समझिएगा। इसके अलावा पृथ्वी के केंद्र में अगर जाएंगे तो लगभग 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है प्लस में, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में लगभग 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। पृथ्वी के अंदर लगभग 2 से 2,500 प्रकार के रासायनिक तत्व हैं। एक बात बताइए, 2 से 2,500 प्रकार के रासायनिक तत्व जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालेंगे। जब एनर्जी निकलेगी, इधर आप देखेंगे तो केंद्र में लगभग 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर होगा जो आपस में जो रासायनिक तत्व मौजूद हैं 2 से 2,500 प्रकार के, वो भी रिएक्शन करेंगे। यूरेनियम है, थोरियम है, तमाम विस्फोटक हैं। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब ऊर्जा स्टोर हो जाएगी तो आप मुझे बताइए, वो ऊर्जा कहीं तो भागेगी, वो ऊर्जा कहीं तो निकलेगी, वो ऊर्जा कहीं तो भागेगी। तो जब ऊर्जा वो भागेगी ऊपर की ओर, जब भागेगी तो वो इन प्लेट से टकराएगी, वो इन प्लेट से टकराएगी, और जिस भी प्लेट से टकराएगी वो प्लेट मूवमेंट करने लगेगी, वो प्लेट हिलने लगेगी, और उसी प्लेट के हिलने के रिएक्शन को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक, हिंदी में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। जब प्लेट हिलेगी, जब प्लेट हलचल करेगी, तो हलचल करने के बाद उसमें भूकंप आ जाएगा। क्योंकि भूकंप का मतलब क्या होता है? अर्थ के धरातल पर कोई भी भाग जो कंपन करता है, हिलता है, इट इज अर्थक्वेक अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी। याद रखिएगा, यानी भूकंप कुछ नहीं है। जब अंदर से याद रखिएगा, जिस प्लेट पर ये एनर्जी आ रही है, उस प्लेट पर ये एनर्जी टकराती है, जिस प्लेट पर ये एनर्जी आ रही है उस पर जब टकराती है तो वो प्लेट ऊपर की ओर हिलने लगती है। हिलने के कारण वही क्या उत्पन्न हो जाएगा? भूकंप। आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करिए, इतनी आपकी प्लेट के बारे में मैं बता दूं कौन कौन सी प्लेट हैं। हमारी अर्थ पर 6 बड़ी प्लेट, 20 छोटी प्लेट हैं। 6 बड़ी, 20 छोटी। बड़ी कौन सी हैं? एक अमेरिकन प्लेट जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट आते हैं। इसके अलावा एक अफ्रीकन प्लेट, 2। एक यूरेशियन प्लेट जिसमें यूरोप और एशिया आता है। इसके अलावा एक आप देखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आता है। एक अंटार्कटिकन प्लेट जिसमें अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। इसके अलावा एक पैसिफिक ओशियन प्लेट जिसमें प्रशांत महासागर आता है। यानी हमारी कितनी हो गई? 6। एक अमेरिकन नंबर 2, एक यूरेशियन नंबर 3, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन नंबर 4, एक अफ्रीकन नंबर 5, एक अंटार्कटिकन नंबर 6, एक और पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट। 6 प्लेट हैं बड़ी और 20 प्लेट हैं छोटी। आगे बढ़ते हैं। अब नीचे से जब एनर्जी आएगी तो न जाने वो कौन सी प्लेट पर आ रही है, ये तो जांच का विषय पड़ेगा। ये हम नहीं बता सकते भाई, ये तो देखना पड़ेगा लैब में जाकर। वो जिस प्लेट पर टकराएगी, अगर वो अमेरिकन प्लेट पर टकराती है, अमेरिकन प्लेट में भी देखना पड़ेगा वो एनर्जी किस पॉइंट पर टकराती है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जहां भी टकराएगी वहां प्लेट कंपन करेगी। जब कंपन करेगी तो वही ऊपर वाले, जो उसके ऊपर वाले पर देश होगा, वह भूकंप के झटके लगेंगे। अगर वो यूरेशियन में टकराती है, किस लोकेशन में टकराती है, वहां भूकंप आएगा। अफ्रीका में टकराती है, कहां टकराती है, वहां भूकंप आ जाएगा। अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन में टकराती है, कहां टकराती है, वहां भूकंप आ जाएगा। भूकंप आने का मुख्य कारण प्लेटों का कहीं कहीं कंपन करना है, प्लेटों का हिलना है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते चलें। तो इतनी चीज आपकी समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं आपको आगे समझा दूं। भूकंप जब आता है तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है पृथ्वी के अंदर, यानी मैंने आपको पृथ्वी का आंतरिक भाग दिखाया। हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 लेयर हैं। अभी आपने समझा, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी। क्रस्ट, मेंटल, कोर।
होता क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस जगह एनर्जी का निर्माण होता है, जिस जगह यानी कि अंदर जिस जगह एनर्जी का निर्माण होता है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है, उसे हाइपोसेंटर। मैं आपको एक डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा। सपोज करिए हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं तो वो एनर्जी बनेगी जो धरातल पर भूकंप ला रही है, कहीं तो उस एनर्जी का निर्माण होगा जो धरातल पर भूकंप के झटके दे रही है। तो जिस जगह पृथ्वी के आंतरिक भाग में उस ऊर्जा का निर्माण होगा उस जगह को ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में हाइपोसेंटर कहा जाता है। और ऊर्जा के निर्माण के बाद वह ऊर्जा, साइंटिफिक लॉजिक है कि 90 अंश के कोण पर ऊपर की ओर चलेगी, 90 अंश के समकोण पर ऊपर की ओर चलेगी। तो सबसे पहले वो धरातल के जिस भाग पर अटैक करेगी, जिस भाग पर झटके देगी, उसे एपीसेंटर कहा जाता है। हिंदी में उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र। क्या कहेंगे? अभिकेंद्र। इंग्लिश में उसे एपीसेंटर कहते हैं। हाइपोसेंटर क्या है? फोकस, भूकंप फोकस। क्या कहा जाता है इसे? भूकंप फोकस। आइए मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं, शायद इस पर आप न समझ पा रहे हो। चलिए एक सेकंड बस देखिएगा ध्यान से। देखिए या मैं एक डायग्राम अपने आप ही बना देता हूं, आप देखते चलें बस। देखिए अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं पृथ्वी का, पृथ्वी के आंतरिक भाग का, जिससे कि आप एक एक चीज क्लियर समझ लें। तो ये मैंने डायग्राम बनाया पृथ्वी के आंतरिक भाग का, देखते चलेगा। ये मैंने मानी क्रस्ट, ये मैंने मानी मेंटल और ये मैंने मानी कोर। तो ये हमने मान ली क्रस्ट, ये मैंने मानी मेंटल, ये मैंने मानी कोर, राइट। अब एक बात बताइए, मैंने आपको अभी बताया ये धरातल है जहां हम टिके हैं, जहां हम रहते हैं। एक बात बताइएगा क्लियर कि पृथ्वी के अंदर कहीं तो ऊर्जा का निर्माण होगा, कहीं तो एनर्जी बनेगी जिसके द्वारा या जिसके कारण भूकंप आ रहा है। हमने माना वो एनर्जी यहां बनी। अरे कहीं भी बन सकती है यार, इतना कंफ्यूजन किस बात का? भूकंप भी तो है, कोई राक्षस थोड़ी नहीं आ गया है, कोई जिन्न थोड़ी नहीं आ गया है। तो मान के चलिए ये हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में यहां वो एनर्जी बनी जो धरातल पर भूकंप लाएगी। तो इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं हाइपोसेंटर। इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे भाई? हाइपोसेंटर कहेंगे। सिंपल। पृथ्वी के अंदर जो भूकंप लाने वाली एनर्जी का निर्माण जिस पॉइंट पर होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर कहते हैं। अब इसके बाद ज्योग्राफी में माना जाता है कि एनर्जी बनने के बाद सीधा 90 अंश के कोण पर चलती है, समकोण पर, और पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले जिस पॉइंट पर यह पहुंचकर झटके देगी उसे कहते हैं हम एपीसेंटर। उसे हम क्या कहेंगे? एपीसेंटर। यानी कि ज्योग्राफी में अर्थक्वेक टॉपिक में दो चीजों का खेल होता है, हाइपोसेंटर और एपीसेंटर। हाइपोसेंटर का मतलब होता है कि अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटरनल भाग में जहां उस ऊर्जा का निर्माण हो रहा है जिसके कारण पृथ्वी के धरातल पर भूकंप के झटके लगे, उस पॉइंट को कहते हैं हाइपोसेंटर। और सबसे पहले हाइपोसेंटर पर वह ऊर्जा बनने के बाद धरातल के या अर्थ के जिस भाग पर अटैक करती है उसे बोलते हैं एपीसेंटर। उम्मीद है आपकी समझ में हाइपोसेंटर और एपीसेंटर आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आगे। अब अगला टॉपिक है कि भूकंप कितने प्रकार का होता है, यानी कि जो अर्थक्वेक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको समझा दूं, ज्योग्राफी के आधार पर भूकंप के 3 प्रकार माने जाते हैं, यानी कि भूगोल के आधार पर या गहराई के आधार पर हम कह सकते हैं भूकंप के 3 प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से? मेरे साथ देखिएगा। तीन प्रकार के होते हैं, आप देखते चलेंगे। नंबर 1 आप देख सकते हैं, नंबर 1 पर ऐसा भूकंप, याद रखना सबसे पहले मैं बता दूं 0 से लेकर 50 किलोमीटर, 0 किलोमीटर से लेकर 50। नंबर 2 50 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। नंबर 3 250 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर, 700
किलोमीटर, याद रखिएगा। यानी मैं सीधा सीधा बता दूं, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हमने हाइपोसेंटर समझा था, जो कि आंतरिक भाग में जहां ऊर्जा का निर्माण हुआ था, यदि वो ऊर्जा अगर वह ऊर्जा 0 से 50 किलोमीटर के दायरे में ऊर्जा निर्माण हुआ है, यानी कि उस ऊर्जा का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में 0 से 50 के बीच में हुआ है, तो वह भूकंप कहलाएगा सामान्य भूकंप। तो वह भूकंप कौन सा कहलाएगा? सामान्य भूकंप। याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? सामान्य भूकंप कहेंगे। यदि उसका हाइपोसेंटर लगभग 50 से 250 के बीच में है, तो उसे हम बोलते हैं मध्यम भूकंप। तो उसे हम क्या बोलेंगे? मध्यम भूकंप। और यदि उसका हाइपोसेंटर लगभग 250 से 700 के बीच में है, उसे हम बोलेंगे पातालीय भूकंप। पातालीय भूकंप। याद रखिएगा, गहराई के आधार पर जो भूकंप माने जाते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1, जिनका हाइपोसेंटर 0 से 50 किलोमीटर के बीच में है, उन्हें हम कहेंगे सामान्य भूकंप। जिनका हाइपोसेंटर लगभग 50 से 250 के बीच में है, उन्हें हम कहेंगे मध्यम भूकंप। और नंबर 3, जिनका हाइपोसेंटर लगभग आप कह सकते हैं कि 250 से 700 के बीच में है, उन्हें हम कहेंगे पातालीय भूकंप। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। एक बात बताइए, इसमें सबसे खतरनाक कौन सा माना जाएगा? आपके हिसाब से सबसे खतरनाक कौन सा माना जाएगा? मैं डायग्राम आपको शो करता हूं, आप बताइएगा सबसे खतरनाक कौन सा माना जाएगा? सामान्य माना जाएगा, मध्यम माना जाएगा, पातालीय माना जाएगा? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा सबसे खतरनाक होगा। फिर भी मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं क्लियर। आप एक बात बताइए, आप अलीगढ़ में रहते हैं, आपको जब गुस्सा आती है, आपको किसी व्यक्ति ने आगरा से कोई बदतमीजी की आपके साथ फोन पर, आप अलीगढ़ में रहते हैं, और एक व्यक्ति को बदतमीज किया, वो रहता है हाथरस। आप बताइए, अलीगढ़ से आप आगरा जाएंगे, एक हाथरस से आगरा जाएगा, जल्दी कौन पहुंचेगा? हाथरस वाला या अलीगढ़ वाला? नो डाउट हाथरस वाला पहुंचेगा। तो किसके दिमाग में गुस्सा आगरा तक ज्यादा बना रहेगा? हाथरस वाले के में या अलीगढ़ वाले के में? हाथरस वाले के में। क्यों? क्योंकि हाथरस वाला जल्दी पहुंचेगा, इसलिए उसका क्रोध बना रहेगा। अलीगढ़ वाला पहले अलीगढ़ क्रॉस करते करते ढीला पड़ जाएगा, फिर इसके बाद वो सासनी पहुंचेगा। हाथरस पहुंचते पहुंचते 1 आध घंटे जाम में फंस जाएगा, अपने आप माइंड ठिकाने बैठ जाएगा, हो सकता है हाथरस से ही वापस आ जाए। तो इसलिए जो लंबा रूट से जाएगा उसका गुस्सा वहां तक शांत हो जाएगा, और जो छोटे रूट से जाएगा उसका गुस्सा बना रहेगा। बस मिल गया आंसर। एक बात बताइए, जो हमारा सामान्य भूकंप था, उसकी एनर्जी लगभग पृथ्वी के अंदर 50 किलोमीटर पर बन रही थी। आप बताइए, ये जल्दी पहुंचेगा या 250 किलोमीटर वाला जल्दी पहुंचेगा या 700 किलोमीटर वाला जल्दी पहुंचेगा? आंसर बताएंगे आप 50। क्यों? क्योंकि 50 किलोमीटर वाला जो है उसकी एनर्जी कम पास में ही बनी, धरातल के पास में, इसलिए वो जल्दी अटैक करेगा। चूंकि 250 वाला लेट पहुंचेगा, 700 वाला और लेट पहुंचेगा। नाम छोटा, यानी कि नाम छोटा दर्शन बड़े। नाम क्या है? सामान्य भूकंप। लेकिन यकीन मानिए स्टूडेंट्स, यही विनाशकारी भूकंप होता है, यही विनाशकारी भूकंप होता है। यूपीएससी तक के पेपर में पूछा गया है कौन से प्रकार के भूकंप विनाशकारी भूकंप कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, सामान्य, जिसका हाइपोसेंटर लगभग 0 से 50 किलोमीटर के बीच में है, क्योंकि उसकी जो तरंगें होती हैं, उसकी जो वेव होती हैं, वो अर्थ धरातल पर जल्दी पहुंच पाती हैं, जल्दी अटैक कर पाती हैं, इसलिए वो सबसे विनाशकारी भूकंप माने जाते हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है कि द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप का अध्ययन हम किस में करते हैं? भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है? छोटा क्वेश्चन। भूकंप का अध्ययन, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है? तो आप बताएंगे सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। ये सिंपल छोटा क्वेश्चन। हम भूकंप का अध्ययन किस में करते हैं? सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले पैमाने कौन से हैं? अर्थक्वेक की तीव्रता को स्केल करने वाले या तीव्रता मापने वाले पैमाने। भूकंप की तीव्रता मापने वाले हमारे स्केल कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों, ये स्केल हमारे होते हैं 3 प्रकार के, राइट। नंबर 1 सिस्मोग्राफ। नंबर 2 मर्केली स्केल, मर्केली पैमाना स्केल। नंबर 3 रेक्टर स्केल, रेक्टर स्केल या रेक्टर पैमाना।
तीन प्रकार के होते हैं, जबकि सबसे प्राचीन जो था, सबसे पुराना जो था वो सिस्मोग्राफ था। याद रखिएगा, ये सबसे प्राचीनतम यंत्र है। इसका यूज अब नहीं होता, वर्तमान में इसका यूज नहीं होता। इसके बाद मर्केली आया। मर्केली को बनाने वाले इटली के जियोलॉजिस्ट मर्केली साहब थे, इसलिए इनके नाम पर इसका नाम मर्केली स्केल पड़ा। इसका यूटिलाइज अब नहीं होता, वर्तमान में यूटिलाइज होता है रेक्टर, जिसको बनाने वाले चार्ल्स रेक्टर थे, इसलिए इसके नाम पर इनका नाम रेक्टर पड़ा है। इस समय चार्ल्स रेक्टर पैमाना प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इसे हम बात करें सिस्मोग्राफ को, तो ये ग्राफीय, मतलब ग्राफीय आप समझ गए होंगे। 10th में जो मैथ पढ़ा हो तो उसमें गुणांक होते थे, क्या बोलते थे उसे, जो अरे होते थे ना वो, जो लास्ट में हम पढ़ते थे, गुणांक टाइप के जो होते थे, उस आधार पर ये ग्राफीय यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। मर्केली की बात करें, ये पॉजिटिव वे में होता है, धनात्मक, और इसमें 1 से लेके 12 तक अंक होते हैं। 12 तक अंक होते हैं। प्रत्येक अंक के बीच में, जैसे मान लो कहीं 2 मर्केली का भूकंप आया है और कहीं 3 का आया है, तो 2 और 3 में प्रत्येक अंक के बीच में दुगने का अंतर होता है। जैसे समझ लें कहीं 3 का आया, कहीं 4 का, तो 3 वाले से 4 वाला जो आया वो दुगनी तीव्रता का होगा, दुगना नुकसान पहुंचाएगा। जबकि रेक्टर पैमाने की अगर बात करें तो 0 से लेकर 10 अंक तक होता है और ये गुणात्मक होता है। प्रत्येक अंक के बीच में 10 गुने का अंतर होता है। ये हैवी है, मतलब कहीं अगर 2 रेक्टर का आया है और कहीं 3 का आया है तो उनकी तीव्रता यानी नुकसान पहुंचाने वाली जो तीव्रता होगी 10 गुने का अंतर होगा। मतलब एक अंक के बीच में 10 गुने का अंतर होता है, इसमें एक अंक के बीच में दुगुने का अंतर होता है। इसमें ये तो ह्यूज ही नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती थी ये सही नहीं आती थी, अंदाजा चलता था। इन दोनों को याद रखिएगा। वर्तमान में रेक्टर पैमाने का प्रयोग होता है, क्योंकि भूकंप को देखते हुए, उनके झटकों को देखते हुए, उनकी कैपेसिटी को देखते हुए यही संभाल पाता है। इसमें कुल अंक 0 से 10 होते हैं, यानी कुल अंक तो 11 हो गए, लेकिन 0 से 10 तक चलता है। याद रखिएगा, प्रत्येक अंक के बीच में 10 गुने का अंतर होता है। कहीं 5 का आया, कहीं 6 का आया, तो 10 गुने की तीव्रता का अंतर होगा। इसमें यह धनात्मक होता है। इसमें 1 से 12 तक अंक होते हैं और इसमें प्रत्येक अंक के बीच में दुगुने का अंतर होता है। कहीं 3 का आया, कहीं 4 का, तो 2 गुना तीव्रता का अंतर होगा। आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज को। आइए, अगर मित्रों हम आगे बात करें कि इंडिया में, भारत में कुल कितने भूकंपीय जोन हैं, क्लियर मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा कि अपने इंडिया में जो भूकंपीय क्षेत्र माने हैं वो कितने भूकंपीय क्षेत्रों में इंडिया को बांटा गया है, ये आपको समझना पड़ेगा मेरे साथ। आइए एक एक चीज करके हम समझाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, इंडिया को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। इंडिया को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है और इंडिया को 5 भूकंपीय क्षेत्र में जो बांटा गया है उसमें सबसे पहला जो भूकंपीय क्षेत्र है उसमें कोई खतरा नहीं है। सबसे खतरनाक भूकंपीय जो जोन माना जाता है, अर्थक्वेक जोन, वो 5वां माना जाता है। याद रखिएगा, सबसे खतरनाक जोन जो माना जाता है वो 5वां माना जाता है। 5वें जोन की अगर बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में है और कश्मीर में है। और आप अगर बात करेंगे हिमाचल के लगभग ये पूर्वी भाग में है। इसके अलावा उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में है। इसके अलावा गुजरात का भुज, आपने सुना होगा, गुजरात का भुज जो है वो भारत के 5वें भूकंपीय जोन में आता है। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश भूकंपीय जोन 4 में आता है। याद रखिएगा। तो भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे मैं आपको समझा दूं, जब भूकंप आता है तो उसमें कितने रेक्टर के, कौन से कितने रेक्टर पे ज्यादा खतरा होता है। अगर भूकंप रेक्टर 0 से 1.9 है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। अगर 2 से 3 के बीच में रेक्टर पैमाने पे भूकंप आया तो हल्के झटके आएंगे, लेकिन 3 से 4 के बीच में है तो कोई ट्रक नजदीक से गुजर जाए ऐसा लगेगा जैसे कोई ट्रक नजदीक से गुजरा है, पर थोड़ा सा कंपन। अगर 4 से 5 के बीच में है तो खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती हैं। 5 से 6 के बीच में आता है तो फर्नीचर हिल सकता है, मकानों में दरार आ सकती हैं। 6 से 7 के बीच में अगर आता है रेक्टर पैमाने पर तो कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की नींव दस सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। और 7 से 8 के रेक्टर पैमाने पर भूकंप आता है, इमारत मकान गिर सकते हैं, काफी नुकसान हो सकता है। जैसे भुज में
गुजरात के भुज में 2001 में और नेपाल में 2015 में लगभग 8 रिक्टर पैमाने का स्केल आया था, जिसमें मकान तक गिरे थे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। अगर 8 से 9 रिक्टर के स्केल पे आता है भूकंप तो याद रखना इमारतें सहित बड़े बड़े पुल गिर जाएंगे और सुनामी का खतरा आ जाएगा। सुनामी भी बताएंगे क्या होती है। 9 से या उससे अधिक रिक्टर पर आता है तो तबाही मचेगी। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। बड़ी सुनामी आ जाएगी, जैसे जापान में 2011 में आया था, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आगे आपको चीज़ें और बता दूं, क्लियर कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। आप देख पा रहे हो तो ये भूकंप इस तरीके से, ये पृथ्वी यानी कि सड़क है, ये धरातल है, नीचे से कोई प्लेट दरार आई और सड़क ये धंस गई, ये आप देख सकते हैं। ये लगभग 7 रिक्टर का भूकंप है। ये हमारे कश्मीर में आया था। एक फोटो मेरे पास और है जो पाकिस्तान का है। ये पाकिस्तान के कराची में भूकंप आया था। सड़क बिल्कुल धंस चुकी थी, बिल्कुल दरार आ चुकी थी, गाड़ियां समाने लग गई थी। तो ये भी लगभग 7 रिक्टर का ही भूकंप है। अब मैं आपको बताऊंगा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भूकंप आते कहाँ हैं, अर्थक्वेक का जोन, अर्थक्वेक का क्षेत्र किसे कहते हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा। हमारे पूरे विश्व में लगभग आप देखेंगे तो 5 महासागर हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। पूरे वर्ल्ड में प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन एक ऐसा ओशियन है जिसे हम भूकंपीय क्षेत्र कहते हैं। वर्ल्ड में यदि 100% कहीं भूकंप आते हैं, पूरे विश्व में यदि 100% भूकंप आते हैं तो वर्ल्ड का 81 यानी कि 81% भूकंप अलग अकेले पैसिफिक ओशियन के एरिया में आते हैं। आप देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक्चुअल में ये इधर है लेकिन डायग्राम में इधर दिख रहा है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप, इधर एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीच में ये पैसिफिक ओशियन है। यहां विश्व का लगभग 81% भूकंप आते हैं। इसलिए यह लगातार भूकंप आने के कारण एक ऐसा एरिया बन जाता है जो लगभग आग निकलती रहती है। चूंकि भूकंप में कभी कभी ज्वालामुखी भी आते हैं, चूंकि ज्वालामुखी का एरिया भी यही कहलाता है, इसलिए इस एरिया को रिंग ऑफ फायर या आग का गोला या आग का वलय कहते हैं। आप याद रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो किस में आते हैं, पैसिफिक ओशियन। अगर मैं आपको रियल में मैप दिखा दूं तो उसके थ्रू आप समझ पाए तो देखिएगा। जैसे मान लो मैंने ये मैप लिया, अगर आप इस मैप में देख रहे हो ये पैसिफिक ओशियन है। अगर पैसिफिक ओशियन की हम बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और इधर आप चले जाएंगे तो आपका ये लगभग एशिया का थोड़ा पार्ट इधर पैसिफिक एशियन है और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, यानी कि ये चारों क्षेत्रों में जो भूकंप आता है वो पैसिफिक ओशियन के कारण आता है। याद रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा भूकंपीय जो एरिया माना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पैसिफिक क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहे थे हम, आपको हाइपोसेंटर एक बार दिखा दें क्या होता है जिससे क्लियर लगे। मैंने अभी बताया था हाइपोसेंटर का मतलब क्या है, जहाँ एनर्जी का निर्माण होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। धरातल पर सबसे पहले जहाँ पहुँचती है उसे एपीसेंटर कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यदि आपकी समझ में टॉपिक आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य करें। ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से भूकंप को लेकर था। मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरी क्लासें यूपीएससी लेवल तक भी चलेंगी, यूपीएससी के बैचों को देखते हुए चलेंगी। एक मैं बहुत जल्दी ऑफलाइन भी बैच बना रहा हूं जो यूपीएससी लेवल का होगा। आप कमेंट अवश्य करें, आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट करें एक। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें। एक बार कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपकी समझ में कितना आ रहा है और कैसे आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा एक एक कंसेप्ट क्लियर। कल मेरा टॉपिक जो रहेगा वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी रहेगा, सुनामी रहेगा, ज्वालामुखी रहेगा, जिसमें आप एकदम क्लियर चीजें समझेंगे। जय हिंद।